हेलो चैंपियंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है जीएनएसएस। चर्चा में आ गया है। चर्चा में आने का मतलब है कि यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में इससे एक सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या ये जीएनएसएस बहुत नया कॉन्सेप्ट है? नहीं, जीएनएसएस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसको नए तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके कारण ये चर्चा में भी आ गया है और इम्पॉर्टेंट भी हो गया है हमारे और आपके लिए, और वैसे ओवरऑल सबके लिए, क्योंकि गाड़ियों में अब यही लगाया जाएगा। तो जिसके पास भी फोर व्हीलर है उनको ये लगाना पड़ेगा, तो जानकारी जरूरी है। जीएनएसएस क्या है? जीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्लोबल, एन का मतलब नेविगेशन, एस का मतलब सैटेलाइट, और एक और एस का मतलब होता है सिस्टम। नेविगेशन, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बट ये सिर्फ जीपीएस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जीपीएस हम लोग बात करेंगे। ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, क्या ये आज का है? नहीं, ये आज से नहीं यूज़ कर रहे। इसको हम लोग बहुत पहले से, खास करके उपग्रह का ये जो एक नेटवर्क है, ये हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है: समय, एग्जैक्ट समय, पोजीशन और स्पीड। ये तीन चीज़ बहुत अच्छे से बताता है। तो हम इसका यूज़, मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता था वो फ्लाइट के लिए, जहाज के लिए, इन सब के लिए हमने जीएनएसएस का खूब यूज़ किया है, जीपीएस के लिए। लेकिन अब इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? अब इसका यूज किया जाएगा टोल प्लाजा पे। अभी तक फास्टैग से हम लोग काम कर रहे थे, फास्टैग भी अब पुरानी बात हो गई। अब फास्टैग की जगह पे गाड़ियाँ जीएनएसएस से लैस होगी और ये सारा टोल प्लाजा हट जाएगा। आगे आपको इस तरह के रास्ते नहीं दिखेंगे, बल्कि अलग अलग देशों में जो इस तरह से टोल, इस तरह से जो होता है ना, यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, यही आपके पैसे काट लेते हैं। अब कोई टोल, आप जाते रहो, आपकी जो स्पीड है आप जाते रहिए, वो पैसे काट लेगा। अब यहाँ पर देखना है कि क्या भारत के अंदर इसको जो यूज़ किया जाएगा, जिसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अमेंडमेंट किया है, इन्होंने कुछ चीज़ें बदली है इसके लिए। सबसे पहले ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो जीएनएसएस है उसको वो कैसे काम करेगा और क्या इसको एक ही साथ लागू कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। पहले एक बार सोचो, अभी सारा कुछ हम बताएंगे फैक्ट्स। जब फास्टैग आया था तो क्या फास्टैग को एक ही बार इंप्लीमेंट किया गया था? नहीं। आपने देखा होगा जब भी आप क्रॉस करते होंगे तो यहाँ लिखता होगा ओनली फास्टैग लेन, ये केवल फास्टैग के लिए लेन है। उसी तरह से अभी भारत ने क्या किया, NH 275 और 709, सॉरी 709, 275 बेंगलुरु मैसूर हाईवे है और 709 पानीपत हिसार हाईवे है। तो यहाँ पे जैसे पहले फास्टैग के लिए लेन होता था अलग से, उसी तरह से जीएनएसएस के लिए एक अलग से लेन बनाया गया ट्रायल के लिए, और ये ट्रायल अच्छा था। ठीक है, तो इसको अब धीरे धीरे करके सभी जगह लागू किया जाएगा। स्टार्टिंग जो शुरुआत होगी, शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में यहाँ पे जो लेन है ये, इसके अंदर एक दो लेन जीएनएसएस के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि सारी गाड़ियां अभी जीएनएसएस से लैस नहीं है। जीएनएसएस को लेकर अभी जीएनएसएस के लिए एक डिवाइस लगाना पड़ता है। इस डिवाइस से ही हमें इस गाड़ी की लोकेशन, गाड़ी कितनी दूर चली है, गाड़ी की स्पीड, ये सब पता चलता है। देखिए इसमें हुआ क्या है अभी अमेंडमेंट में ये हुआ है कि सरकार ने ये कहा है कि जब गाड़ियाँ NH पे आएगी, जैसे ही कोई भी गाड़ी NH पे आएगी, NH पे आते ही उस गाड़ी का जीएनएसएस एक्टिव हो जाएगा। और गाड़ी यदि केवल 20 किलोमीटर NH पे चलती है तो कोई भी उनको टैक्स नहीं देना है। 20 किलोमीटर के बाद गाड़ी जितनी NH पे चलेगी उतना उनको टैक्स देना होगा। अब मान लो गाड़ी 20 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर और चली तो उनको मात्र 10 किलोमीटर के लिए पे करना होगा, और 100 चले तो 100 के लिए पे करना होगा। तो जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही पे करना होगा। अब इसके लिए क्या है कि गाड़ी के अंदर डिवाइस लगेगा। जो गाड़ी के अंदर अभी जो नई गाड़ियाँ आ रही है, सभी गाड़ी में नहीं है, जो नई गाड़ियाँ आ रही है जिसके अंदर खास करके जो पैनिक बटन है ना वो लगा हुआ है। अब इमरजेंसी हेल्प के लिए नई गाड़ियाँ जितनी भी है सब में पैनिक बटन लगा रहा है। तो पैनिक बटन के अंदर जो है उन सब में तो जीएनएसएस दे दिया गया है, क्योंकि जीएनएसएस से ही तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाएगा। तो पैनिक जो भी हैं, जिनको दिक्कत है, वहाँ पे लोग जल्दी पहुँच पाएंगे। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ गाड़ी वालों को लगाना पड़ेगा। लगभग 4000 के आसपास की इसकी कॉस्टिंग है, लेकिन सरकार इस पर कोई अभी सब्सिडी नहीं दे रही है। ठीक है, तो खैर
तो ये सिस्टम क्या समझ में आया? ये सिस्टम वो है जो धीरे से हमारे इस टोल प्लाजा को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल लाइन क्लियर हो जाएगा। आप जाते रहिए जीपीएस से, ये जीएनएसएस तो जीपीएस से तो रहता ही है, तो जीपीएस का एक ब्रॉड वर्जन है, अभी हम लोग देखेंगे क्या है। तो ये जीएनएसएस का अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होगा और सीधे पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये एक नया जीएनएस का यूज किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा जीएनएसएस को हम जान लेते हैं। देखिए जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम उपग्रह का एक ऐसा नेटवर्क है जिसका यूज हम नेविगेशन के लिए, किसी वस्तु को लोकेट करने के लिए, स्पीड आदि करने के लिए करते हैं, ठीक है। एक तो ये है, और जीएनएसएस किसी भी जगह का लोकेशन कहाँ है, उसकी स्पीड और सही समय हमें बता देता है। इवन बहुत सटीक है, मिलीमीटर के बीच की सटीकता है इसकी, और लगभग कमोबेश 30 नैनोसेकेंड के बीच में इसकी समय की एक्यूरेसी है। तो इस तरह से ये काम करता है। नेविगेशन इसके लिए, इस जीएनएसएस के लिए जो सैटेलाइट है वो लगभग 20,000 किलोमीटर के ऊपर उसको सेट किया जाता है, और उसके बाद वो अपने उनके अंदर जो डिवाइस लगे हैं उसके कारण वो चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं कि कौन चीज़ कहाँ पे है। अब एक मन में आएगा सवाल कि ये जीएनएसएस और जीपीएस में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग है? देखिए, जीएनएसएस और जीपीएस दोनों अलग है। दोनों दिखता है जैसे जीएनएसएस है ना कि ग्लोबल यानी वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसी तरह से जीपीएस भी है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, लेकिन दोनों एक नहीं है। दोनों का काम है वस्तु को पहचानना, चीज़ों को देखना, लेकिन दोनों एक नहीं है। देखिए, जीएनएसएस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जीपीएस से बहुत आगे की चीज़ है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिए इसका यूज किया जाता है। ये मतलब एक्यूरेट बताने में जीपीएस से बहुत आगे है, और जो जीपीएस है वो बेसिकली अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। जीपीएस उत्तरी अमेरिका की जो जीएनएसएस प्रणाली है उसका एक नाम है। जो जीएनएसएस जो हो गया वो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, और जिसके जिसके जीपीएस टाइप का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, अलग अलग नाम है, ग्लानोस नाम है, भारत में गगन है, तो वो जो उनके जो सैटेलाइट सिस्टम है नेविगेशन के लिए, उस आधार पे वो जीएनएसएस को तैयार करते हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर है ये। अब देखो एक और चीज़, जो जीएनएसएस है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक वाइड माने कॉन्सेप्ट है जो जीपीएस से आगे चला जाता है। वर्ल्ड लेवल पे ये एक तरह से काम करता है, और रीजनल लेवल पे इसी का भाई सब कौन है? जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास ये रसिया का है, ठीक है। उसके बाद बेइदो चीन का है। तो ऐसे करके अलग अलग रीजनल हमारा गगन है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से जो देश हैं उन्होंने भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसके कारण वो जीएनएसएस का, जिसको जीएनएसएस पे वो कन्वर्ट करते हैं। 2024 तक का डाटा अगर हम देखें तो लगभग 120 ऐसे कंट्री हैं जो माने 120 से अधिक ऐसे कंट्री हैं जो जीएनएसएस उपग्रह जिनकी पृथ्वी पे परिक्रमा कर रही है, यानी जिनका अपना इस तरह का सैटेलाइट सिस्टम है। अब इसके अंदर, गाड़ी के अंदर हमने आपको बताया कि या किसी भी चीज़ के अंदर अभी जीएनएसएस का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जीएनएसएस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दरअसल हुआ ये कि जीएनएसएस तो पहले शिप के लिए, फ्लाइट के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता था। अब सोचो स्थिति ये हो गई कि कुत्तों के लिए भी, यानी पेट के लिए भी यूज़ किया जाता है। पेट के गले में जो बेल्ट होता है उसमें भी वो डिवाइस लगा दिया जाता है जिससे पता चले कि हमारा पेट कितना दूर है। मोबाइल फ़ोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग इस तरह के डिवाइस में इसको लगा दिया जाता है, जिसके कारण इसको ट्रैक करना आसान हो जाए। अब कुछ और देखिए, नॉर्मली जीपीएस जितना स्ट्रांग होगा, या इस तरह का जो नेविगेशन सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही अच्छे से आपका ये जीएनएसएस काम करेगा। अगर नेविगेशन सिस्टम वीक है तो जीएनएसएस काम नहीं करेगा, लाइक अंडरग्राउंड, लाइक पेड़ पौधे जंगल के अंदर चले गए तो वैसी स्थिति में ये काम नहीं करेगा। अदरवाइज ये सिस्टम काम करता है। अब जो जीपीएस है वो क्या है? जीपीएस अमेरिका का है। ये दुनिया का पहला जीएनएसएस सिस्टम है, ठीक है। जीपीएस दुनिया का पहला जीएनएसएस सिस्टम है। 1978 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। स्टार्ट तो उसी समय से अमेरिका यूज़ कर रहा है, लेकिन 1994 में बेसिकली ये वर्ल्ड के और लोगों को यूज़ करने के लिए मिला था। शुरू में वो खुद ही कर रहे थे। उसके बाद ग्लोनास की बात करते हैं। तो जो ग्लोनास है वो रसिया का है।
उसके लिए 1982 में ही इन्होंने उड़ान भरना शुरू किया। 1993 में इन्होंने 12 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। टोटल मिला के अभी 26 सैटेलाइट है जो ग्लानोस को मैनेज करता है, ग्लोनास को मैनेज करता है, ठीक है। और इसका जो एकदम एडवांस वर्जन है वो केवल सेनाओं के लिए है। गैलीलियो यूरोपीय यूनियन का है और 2016 से इसको भी स्टार्ट किया गया है। गैलीलियो के अंदर टोटल कितने सैटेलाइट हैं? 24। रसिया के पास 26 है, गैलीलियो के अंदर 24 है, और जो जीपीएस है उसके अंदर 31 है। तो याद रखिएगा, जीपीएस में 31 है और ग्लोनास में 26 है, गैलीलियो में 21 है, 24 है, और साथ में 2 बेस स्टेशन भी है। उसके अलावा चीन तो हमेशा आगे ही रहता है। तो चीन ने क्या किया है, चीन और भी आगे बढ़ गया है और 2000 में ही इन्होंने बीडीसी, इसको कहते हैं बेइदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, बेइदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया 2000 में सीमित रूप से। 2018 में फुल फ्लेज में इन्होंने स्टार्ट किया और आपको पता है इसके अंदर टोटल 55 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और 55 में माना जाता है 35 अभी वर्क कर रहा है। तो ये है। अब आते हैं इंडिया में, भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है IRNSS। भारत की स्थिति है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है 2018 से काम कर रहा है। इसी आधार पे हमारा GNSS चलता है और ये भारत को तो कवर करता ही है, भारत के आसपास लगभग 1500 के किलोमीटर के दायरे को भी इन्होंने कवर किया है। तो जो आसपास के पड़ोसी देश हैं इनके साथ भी ये अपनी ये सिस्टम मतलब जो सेवाएं हैं उसको साझा करता है। उसी तरह से क्वासी है जो जापान का है। तो जापान ने भी 2018 में स्टार्ट किया था बट उसको हम लोग उतना नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि ये जो GNSS आएगा तो उससे सटीकता कितनी होगी? देखिए, GNSS के आने से एक तो जो गाड़ी है, गाड़ी वाले हैं, उनके पैसे कम हो जाएंगे, उनका खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि वो जितनी दूर गाड़ी चलाएंगे उतना ही उनको टोल देना होगा। अभी अमूमन होता ये है कि जो टोल टैक्स का चार्ज है वो लगभग फुल पे करना पड़ जाता है। दूसरा, NHAI का कहना है कि अभी 40,000 करोड़ रुपए वो सिर्फ टोल टैक्स से कमाते हैं, ये बढ़ के 1.4 लाख करोड़ हो जाएगा, ऐसा माना गया है। और अभी क्या किया जाएगा कि GNSS का यूज, खास करके जो GNSS, क्योंकि एक चीज़ और है, हम GNSS का यूज कब कर पाएंगे? हम GNSS का यूज तभी कर पाएंगे जब हमारा जितना भी नेशनल हाईवे है उसकी मैपिंग हो गई हो। जो भी मतलब कोई भी अगर मैपिंग के बाहर है तो फिर उस पर GNSS काम नहीं करेगा। और देश का जितना भी NH है सबकी मैपिंग हो चुकी है, सबकी GIM हो चुका है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मैपिंग इसको कहते हैं। ज्योग्राफिकल एस है ना, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको GIM भी कह सकते हो, जिसकी मैपिंग हो चुकी है। तो मैपिंग हो चुकी है, हमारे पास डाटा है, तो हम अब अपने नेविगेशन सिस्टम से इसको सही तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो और इसके लिए जो यूज़ किया जाएगा भारत में वो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, जिसको गगन कहते हैं, उसका यूज़ किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गगन का यूज हम लोग GNSS के लिए कर रहे हैं। ये GNSS को आप ध्यान रखिएगा कि GNSS क्या है। अब इतने से आपका काम हो जाएगा। और एक बार मैं फैक्ट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ग्लोबल GPS जिसको कहते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसके अंदर टोटल 31 सैटेलाइट हैं। उसके बाद ग्लानोस की बात करते हैं जो रसिया का है, इसके अंदर टोटल 26 सैटेलाइट है। गैलीलियो यूरोपीय यूनियन का है, टोटल 24 सैटेलाइट है। और बेइदो जो है वो उसके अंदर अभी टोटल 55 सैटेलाइट आएगा, जिसके अंदर अभी 35 है। तो इस तरह से, और भारत का तो आपको पता ही है गगन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे आने वाले एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा जा सकता है। एक जस्ट कि GNSS का यूज एक बार मैं फिर से बता दूं कि किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। पहले इसका एरिया लिमिटेड था, अब ये एरिया बढ़ गया है। आप समझ सकते हो कि जो पेट यानी पालतू जानवरों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, तो किसी भी डिवाइस के लिए किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।